गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। तो हम जो ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चैप्टर 1 में कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसको वीडियो के द्वारा एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर के पहले पार्ट में आपको बताऊँगा कुछ थ्योरीज़ के बारे में, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब जो थे, ये सब जो है एक साथ लिंक है। मतलब मैं आपको जब नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि पहला टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा तो आप स्टार फॉर्मेशन और अर्थ के बारे में समझ जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसके द्वारा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस जो था वो दिया गया था एक जर्मन साइंटिस्ट और फिलोसोफर इमानुअल कांत के द्वारा किया था। उन्होंने इसके बारे में आर्गुमेंट किया था कि कैसे प्लैनेट्स बने हैं, और उसके बाद ये जो था, उसके बाद ये सेम थ्योरी जो है ये रिवाइज किया गया था। मतलब कुछ कुछ चेंजेस के बाद ये फिर लाया गया था लैपलेस के द्वारा, जो कि मैथमेटिशियन थे। सो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है नेबुला क्लाउड। ये बना हुआ है तरह तरह के गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स का। सो दोस्तों हुआ क्या था कि ये जो नेबुला क्लाउड था वो बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगा, हेविली रोटेट करने लगा। तेज़ी से नहीं कहूँगा, हेविली रोटेट करने लगा। तो हेविली से रोटेट करने लगा जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये समझ लीजिए नेबुला क्लाउड है। सो इसके बीच में ये जाके ये जो है ये समझ लीजिए आपकी जो है जो जो मतलब लाइटर एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन, हीलियम, वो आपके सेंटर में चल गए। वो आपके सेंटर में चल गए और वहाँ जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है कि जो लाइटर एलिमेंट्स अगर साम अंदर चल गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेंसर एलिमेंट जो आयरन, फोस्फोरस, वो सब बाहर की ओर आएंगे। सो वो सब बाहर की ओर आने लगे। सो वो सब बाहर की ओर आ गए। तो हुआ क्या, जब लाइटर एलिमेंट्स जो थे वो अंदर चल गए तो वो अंदर जाके आपस में कोलिजन कोलिजन रोटेशन के वजह से और फ्रिक्शन की वजह से वो फ्यूज़न रिएक्शन होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि सन बन जाता है। तो सन से मेरा बोलने का मतलब सन भी तो एक स्टार है। दोस्तों कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सन है वो बिगेस्ट स्टार है, और जो स्टार्स है वो प्लैनेट से पहले करीबन वो 1 बिलियन टू 10 मिलियन ईयर्स अगो बने थे, और जो प्लैनेट्स थे वो 1 बिलियन ईयर्स अगो बने थे। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आप समझे कि फ्रिक्शन और रोटेशन और कोलिजन की वजह से फ्यूजन रिएक्शन हुआ, और ये धीरे धीरे यहाँ पे जो एनर्जी ये देख रहे हैं आप, ये एनर्जी प्रोड्यूस होती गई और ये धीरे धीरे सन बन गया। ये यहाँ पे आपका सन बन गया। सो दोस्तों इसके बाद हुआ क्या कि जो दो डेंसर एलिमेंट्स हैं, डेंसर से मतलब जो हैवियर एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन और फोस्फोरस, वो आप देख सकते हैं बाहर निकल गए। तो वो हुआ क्या कि वो एक साथ इकट्ठे छोटे छोटे ग्रुप में आने लगे। इसी तरह से वहाँ पे इकट्ठा होने लगे।
दोस्तों डायग्राम से एक्सप्लेन करने पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँ। ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि चार तरफ से निकाल रहे हो तो चारों तरफ से निकल रहे होंगे। सो दोस्तों हुआ कि ये छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा हो गए। तो ग्रुप में इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ कि सेम प्रोसेस हुआ, पर इस बार जो क्या हुआ कि जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो सेंटर में चल गए। मतलब समझ लीजिए कि इस बार जो है यहाँ पे जो सेंटर में हैवियर एलिमेंट्स चल गए। ये जो भी है ये हैवियर एलिमेंट्स है। ये आप देख सकते हैं ना, ये हैवियर एलिमेंट्स बीच में आ गए। तो बीच में आने से क्या हुआ कि सेम प्रोसेस हुआ दोबारा, मतलब जो उसमें हुआ था कोलिजन, फ्रिक्शन, रोटेशन। सो जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों कि जो सेम प्रोसेस जो दोबारा हुआ उसके वजह से जो कोर होता है, अगर हम अर्थ की एग्जांपल ले लेते, जो कोर फॉर्मेशन हुआ तो जो एनर्जी बनी, तो आपको लग रहा हो कि एनर्जी क्यों नहीं बनी। तो दोस्तों हैवियर एलिमेंट्स जो बीच में इकट्ठा हो गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि और साथ साथ एलिमेंट्स जुड़ते गए। एलिमेंट्स के बाद जो डस्ट पार्टिकल्स तो वो जुड़ते गए, तो धीरे धीरे मतलब एक बेस तैयार हुआ। तो बेस तैयार होने के बाद दोस्तों कोर बन गया। कोर के बाद से फिर आपका अपर लेयर बनते गया, तो उसके साथ साथ प्लैनेट्स बनते गए। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स इस तरह हुआ और फॉर्मेशन ऑफ सन इस तरह हुआ। सो दोस्तों ये हमने इनके बारे में पढ़ा। बेसिकली दोस्तों यही है आपका, इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस में यही बताया गया है कि कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्टकट में। नेबुलर हाइपोथेसिस में होता है कि जो ये नेबुला एक क्लाउड है जो कि हाइड्रोजन, हीलियम और गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। सो जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जो तब ये जब बी जब ये हेवनली रोटेट करता है तो जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो बीच में चल जाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, कोलिजन, रोटेशन, फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है बीच में। और एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, जिसके बाद ये सन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो दूसरी ओर जाएंगे तो जो ऐसा ऑब्वियस सी बात है कि जब लाइटर एलिमेंट्स बीच में गए, जो हैवियर एलिमेंट्स तो वो बाहर की ओर आते हैं और वो छोटे छोटे ग्रुप में बनते हैं। सो ग्रुप में बनने का मेरा मतलब है छोटे छोटे ग्रुप में जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो आयरन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा ये सब थे। तो फिर वही सेम प्रोसेस होता है, कोलिजन, फ्रिक्शन, रोटेशन, तो फ्यूजन रिएक्शन फिर होता है। बस फ़र्क इतनी होती है कि जो ये डेंसर एलिमेंट्स थे, तो डेंसर एलिमेंट्स की वजह से एक कोर बन जाता है। तो कोर बनता तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ लेयर बाई लेयर बनते जाते हैं। तो उस तरह से प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे। तो ये हमने आपका नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ लिया। अगर आप अपनी जाएंगे तो आपकी बुक में थोड़ी अलग तरह से ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया। सो आगे बढ़ते दोस्तों, ये हमने यहाँ पढ़ लिया है नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। अब दोस्तों यहाँ मॉडर्न थ्योरीज की बात की गई है। तो मॉडर्न थ्योरीज में दोस्तों देखा जाए तो एक सबसे बढ़िया थ्योरी जो थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। यस, बिग बैंग थ्योरी। जैसा इसका नाम वैसा उसका काम। बिग बैंग मतलब बड़ा धमाका, और उसने यही किया। पर थोड़ा सा ट्विस्ट था कि एक छोटे सी चीज़ ने बड़ा धमाका किया। सो दोस्तों ये जो था, पहले हाइडविन अभल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ डिटेल दी थी हमें। तो उन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्स जो वो एक्सपैंड करते जा रहा। एक्सपैंड करने से मेरा मतलब ये नहीं बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, पर जो प्लैनेट्स है वो आपस में दूर जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक यहाँ पे ये आपके बुक में जो दिया देखिए, ये आपको ये पूरे प्रोसेस बिग बैंग को पूरा दर्शाता है। दोस्तों एक बात बता दूं कि जो साइंटिस्ट जो थे एडविन हबल हबल तो उन्होंने इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया था। तो उन्होंने एक बलून का एग्जांपल दिया था। तो उनके मुताबिक जो बलून जो था, अगर हम उसमें डॉट मार्क करते तो
डॉट मार्क करते हैं ना, तो अगर हम उसे फुलाते हैं तो वो फैलता है। पर दोस्तों वो पार्शली करेक्ट था, क्योंकि ऐसा कहना था कि बलून भी तो आपका साथ साथ बढ़ रहा है, तो आप उस एग्जाम्पल्स को कैसे मान सकते हैं। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, साइंटिस्ट बिलीव दैट द स्पेस that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies, so the balloon example is only partially correct। वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये गलत था, पर जो ये था इनका कि एक्सपेंशन होते जा रहा, तो जैसे मैंने यहाँ बनाया है एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन होते जा रहा था समय के साथ साथ साथ, ये एक्सपेंशन। गैप देख रहे, गैप प्लैनेट्स के बीच में जो था ये गैप बढ़ते जा रहा था समय के साथ साथ। दोस्तों हुआ क्या था कि ये, अगर हम इसे मान लें ये एक एटम था, तो ये एक एटम था। तो जो एटम जो था वो स्टार्टिंग में जो है एक मतलब छोटे से साइज का था एटम, एक टाइनी बॉल, जिसके पास अनइमेजिनल स्मॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम कम थी, और उसके पास टेम्परेचर, इन्फिनाइट टेम्परेचर और इन्फिनाइट डेंसिटी थी। तो ये क्या हुआ कि जो टाइनी बॉल था एटम, ये एक्सप्लोड कर गया, फूट गया। तो इतनी कस के फूटा कि ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। सो ये माना जाता है कि ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि एक्सपेंशन जो आज तक हो रहा है पर अब धीरे हो चुका है। एक्चुअली हुआ क्या था कि दोस्तों जब ये फूटा था पहले कुछ सेकंड के लिए बहुत रैपिडली हुआ, बहुत तेजी से हुआ, पर उसके बाद ये धीरे हो गया। दोस्तों हुआ क्या था कि जो एटम फूटा तो उसके 3 मिनट के बाद से फर्स्ट एटम जो था वो बनना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि 3,000 साल के अंदर अंदर बिग बैंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जो था वो 4500 किलियन गिर गया, मतलब कम होते चल गया, और एटॉमिक मैटर को राइज दिया। तो मतलब दोस्तों हुआ क्या कि जैसे एटम फूटा तो एटम मतलब बिखर गया, और बिखर के अपने आप को मतलब बढ़ते गया से मतलब में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते गया और मैटर फैलते गए, तो ये पूरी दुनिया में फैल गए। और पहले 3 सेकंड में बहुत ही तेजी से फैले कुछ सेकंड के लिए, और फिर 3 मिनट के बाद जो एटम तो फॉर्म होने लगा। तो जब एटम फॉर्म होने लगे तो दोस्तों धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, और साथ ही साथ दोस्तों क्या हुआ, एटॉमिक मैटर जो था वो आने लग गया। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है कि जब एटॉमिक मैटर बनने लग गया तो धीरे धीरे जो यूनिवर्स तो जहाँ वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब वो दिखने लग गया, मतलब धीरे धीरे यूनिवर्स जो था वो बन गया। ये था दोस्तों इसमें बिग बैंग थ्योरी के लिए। ये बेसिकली अगर आप उसकी डायग्राम को देखिए जो मैंने यहाँ बनाया आपको, और बलून एग्जांपल, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस दोनों जगह। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी और ये नेबुलर हाइपोथेसिस दोनों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़रूरी है कि अगर आप इन्हें एक बार बुक से अच्छी तरीके से पढ़ लें। खैर फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखिए वही चीज़ मैंने जो आपको बताई ये सब यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सब वही दिया हुआ है। अब ये देखिए स्टार फॉर्मेशन के बारे में क्या है। स्टार फॉर्मेशन दोस्तों आप जान रखें, अगर स्टार फॉर्मेशन में अगर आप मतलब सन का अगर एग्जांपल देखते हैं तो वो गलत नहीं हो सकता है। क्यों गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सन भी एक स्टार है। देखिए वही चीज़ बताया गया है, देखिए यहाँ पे। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 to 6 बिलियन जो गोज हुआ था। फिर दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट ईयर क्या होता है, ये आप ज़रूर से पढ़ लाइट ईयर, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। खैर दोस्तों मैंने आपको स्टार फॉर्मेशन मतलब सन फॉर्मेशन के बारे में बता दिया कैसे हुआ था, वो अगर आप लिख देते तो आपको गलती नहीं होने जा रहा है, वो आप लिख सकते हैं।
फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में देखिए वही चीज़, उसी को आगे कैसे, द स्टार्स आर लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन ए नेबुला, नेबुला के अंदर जो हुआ तो वही बता रहा है, leads to the formation of a core। देखिए दोस्तों यही लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स leads to the formation of a core to the glass cloud and huge rotation disk of gas and dust develops around the gas core। यही चीज़ लिखा है, कैसे मैंने आपको बताया कि कोर फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे next is the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into small rounded objects। These small round objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimals। Large body stars forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बॉडीज जो थे कोलिजन की वजह से बनने लगते हैं, और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई हेवियर मेटल्स के दो एलिमेंट्स के द्वारा, तो उसे जो आसपास के जो डस्ट पार्टिकल्स वो सब जो थे वो सब आके चिपकने लगे। तो चिपकने वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो जो अलग अलग जगह पे जहाँ पे ऐसे क्लाउड छोटे छोटे बने थे नेबुला, जिसमें इस बार हेवियर एलिमेंट्स जो कि बीच में जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, तो छोटे छोटे जाके बॉडीज अलग अलग जगह बन गए। सो फाइनल स्टेज में होता है कि जो एक्सक्रीशन के एक्सक्रीशन नहीं सॉरी excrete they excrete to form a fewer large bodies in the form of planets। तो वो एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट से यहाँ पे बोल रहा है कि वो जुड़ते चले जाते हैं, समय के साथ साथ वो जुड़ते चले जाते हैं, मतलब अपने अपनी जगह पे वो और अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वो बन जाते हैं बाद में प्लैनेट्स। सो दोस्तों यही था यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप सोलर सिस्टम्स की बात करें तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ समझाने जैसा नहीं दोस्तों। इसमें अगर आप अपने पढ़ लेते सोलर सिस्टम तो बेहतर होगा, पर मैं आपको जैसा बता दूं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम जो है 9 प्लैनेट्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF फाइल है ये गलत है, अब 8 प्लैनेट्स ही रह गए सिर्फ यहाँ पे। 8 प्लैनेट से ये माना जाता है कि द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सम टाइम 5 to 5.6 मिलियन ईयर्स अगो एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 मिलियन ईयर्स अगो। सो दोस्तों वही बता रहा है कि नेबुला क्लाउड से कैसे बने। मैंने वो क्या बताया था तो दोस्तों कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, नेबुला क्लाउड, सब अगर आप इस टॉपिक को अच्छी समझ लेते हैं तो आप सब टॉपिक समझ लेंगे। मैं आपको एक अलग से इसके लिए वीडियो दूंगा जिसमें मैं सिर्फ पर्टिकुलरली फोकस करूंगा नेबुलर हाइपोथेसिस पे, मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों जो हमारा सोलर सिस्टम में जो लेटेस्ट डाटा है उसके मुताबिक 8 प्लैनेट्स और 63 मून्स और मिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस प्रेजेंट है हमारे बारे में। तो आपको लग रहा होगा 8 प्लैनेट्स कहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स बचे हुए हैं। मतलब जो प्लूटो था उसे 2000 अगस्त 2006 तक कंसिडर किया जाता था प्लैनेट। फिर एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक डिसीजन हुआ जिसमें प्लूटो को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स करार दिया गया, उसे डॉर्फ प्लैनेट बोला जाता है, अब वो उसे प्लैनेट नहीं माना जाता है। तो दोस्तों डॉर्फ प्लैनेट बोल के तो और भी प्लैनेट्स है, एक एग्जांपल उसका आइरिस, ERIS, वो भी एक डॉर्फ प्लैनेट जाना जाता है। सो दोस्तों बेसिकली 8 प्लैनेट्स है। तो दोस्तों ये जो 8 प्लैनेट्स है इसमें से जो इनर प्लैनेट्स जो है उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो दोस्तों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से मेरे कहने का मतलब है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के अंदर है। सो दोस्तों की हुआ क्या था कि ये जो 4 प्लैनेट्स है उसमें से एक अर्थ है, मरकरी है, वीनस और मार्स है। ये जो 4 प्लैनेट्स है, आई रिपीट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, they are considered as inner planets because they are inside asteroid belt। these are the planets which are inside the asteroid belt। तो दोस्तों ये जो planet है ये सब asteroid belt के अंदर है। मैं आपको बात बता दूँ कि इन 4 planets के बाद एक asteroid belt है। अगर आप
फिगर देखेंगे, अगर आप नेट पे गूगल करके देखते हैं तो आपको इनका एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। सो उसमें आप देख सकते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से, उन एस्ट्रॉयड बेल्ट के आगे जो अगले 4 प्लैनेट है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो अगर आपको लग रहा हो कि टेरेस्ट्रियल क्यों बोला, तो टेरेस्ट्रियल क्योंकि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के अंदर आते कारण। अगर हम इन, और वो जो बाहर है उन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। जोवियन का मतलब हो गया जो जुपिटर की तरह है, मतलब ये जो बाहर के 4 प्लैनेट्स है वो सब जुपिटर की तरह है, और जो अंडर के जो प्लैनेट है वो एक जैसे हैं, मतलब वो उनका सब देखा जाए तो अगर हम अर्थ की बात करें तो उसके पास जो सरफेस है, सरफेस है वो थिन है, वो थिन है, आउटर लेयर एकदम थिन है जिसमें हम रहते हैं। और ये प्लैनेट्स का भी वही हाल है, भले वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है अलग बात है, पर ये यही बात है कि उनका भी थिन लेयर। और जो ये इधर जो 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनका जो है वो थिक लेयर है। सो ये एक डिफ़िकल्टी होती है। सो आपके बुक में एक डाटा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं मरकरी। ये दोस्तों मैं आपको एक बताता दूँ कि आपके एग्ज़ाम के मुताबिक से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बताया गया है इनके बारे में। यह बहुत ज़रूरी है पढ़ना। सो थिन लेयर और थिक लेयर का एक फ़र्क था। और दूसरा क्या था कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो बहुत ही क्लोज थे, वहाँ मतलब लो ग्रेविटी था। लो ग्रेविटी का कारण था कि जो इनर प्लैनेट्स जो तो सन के क्लोज थे, जिसकी वजह से जो गैसेस थे वो कंडेंस कर जाते थे और वो सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते थे। सो और जो, तो क्या होता था कि ग्रेविटी जो थी बहुत ही कम थी, और जो जोवियर प्लैनेट्स थे वो बहुत ही दूर थे, एस्ट्रॉयड बेल्ट बीच में था, जिसकी वजह से वहाँ ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आपके 2-3 डिफरेंस। और ये देखिए अगर आप ये पढ़ लेते तो 3 डिफरेंस ये हो गए, और अगर आप चाहे तो थिन और थिक लेयर वाले डिफरेंस अपने से लिख सकते हैं। तो चलिए मून की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मून में, मून को नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है अर्थ का। लगभग आप देखते हैं तरह तरह के सैटेलाइट वहीं से काम करते हैं और वहीं भेजा जाता है जनरली सैटेलाइट को। सो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन जो थे उन्होंने पहले बार सजेस्ट किया था कि जो एक होल मास था, डम्बल शेड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक, मतलब उनका ये मानना था कि जो अर्थ और मून था वो एक ही जगह था, एक ही जगह था, और समय के साथ क्या हुआ वो मतलब एक डम्बल शेप का था और वो अचानक से वो टूट गया। टूट गया तो जो हुआ क्या, जो जो मतलब हम जो पैसिफिक ओशन देखते हैं उनके मुताबिक वो टूटा हुआ हिस्सा है जहाँ से मून अलग टूट के फॉर्म हुआ, और वो जो हिस्सा जहाँ से वो टूटा वो पैसिफिक ओशन हो गया। पर दोस्तों ऐसा प्रेजेंट साइंटिस्ट का ऐसा नहीं मानना है, वो कुछ अलग सोचते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जो मून जो था वो बिग स्प्लैट की वजह से हुआ था, मतलब एक जाइंट इम्पैक्ट की वजह से, जाइंट इम्पैक्ट मतलब बड़े कूच की वजह से हुआ था। A body of the size of 1 to 3 times that of Mars collided into Earth sometime shortly after the Earth was formed। तो दोस्तों इसमें यह था कि मतलब एक बॉडी, मतलब एक बड़ा कुछ था, कुछ भी हो सकता है। वो अर्थ जब बना था तो मतलब अर्थ के 1/3 हिस्सा बड़ा जितना था जो अर्थ के साथ कोलाइड किया। तो जो अर्थ के साथ कोलाइड किया तो जो अर्थ का जो कुछ हिस्सा था वो स्पेस में चल गया, और वो जो ब्लास्टेड मटेरियल जो था वो ऑर्बिट में घूमता रहा, और इवेंचुअली वो फिर मून बन गया, ऐसा प्रेजेंट माना जाता है। और इसी थ्योरी को बिग स्प्लैट थ्योरी भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों हमने द मून तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। सो थैंक यू।